नमस्कार साथियों, जेएस टेक्निकल स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मैकेनिकल जो ट्रेड्स हैं, फिटर है, प्लम्बर है, डीजल मैकेनिक है, अर्थात जो मैकेनिकल ट्रेड हैं जिनकी जो अपनी रामबाण प्रश्नोत्तरी की जो इम्पोर्टेंट जो सीरीज जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो क्रमागत रूप से आपको अवेलेबल करवाई जा रही है, उसकी जो सीरीज नंबर पार्ट 2 के बारे में आप लोग चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी भी प्रकार के जो एनसीवीटी एग्जाम्स जो है, अर्थात जो टेक्निकल अभ्यर्थी जो हैं, उनके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए रहने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलते हैं साथियों क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, सीधी रेखा में मापी जाने वाली माप कहलाती है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये है आपका कि सीधी रेखा में मापी जाने वाली माप क्या कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, माप जो होती है, ठीक है, माप जो होती है वो मुख्य रूप से आपकी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है साथियों? 4 प्रकार की होती है। एक होती है जो स्ट्रेट एक लाइनर के अंतर्गत मापी जाती है, जैसे अपना स्टील रूल जो होता है उसकी सहायता से मापने के लिए स्टील रूल की सहायता से जो लेंथ मेजरमेंट व्यक्त की जाती है या मापी जाती है, वो आपकी कौन सी माप कहलाती है? रेखीय माप कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखीय। दूसरी आपकी होती है कोणीय माप, जो एंगल मेजरमेंट करने के लिए काम में ली जाती है। तृतीय आपकी होती है रेडियल माप, जो उत्तलता व अवतलता जो जोब होते हैं उनको मापने हेतु काम में ली जाती है। अगली आपकी होती है समतल सतह की माप। ठीक है, समतल सतह की जो माप होती है, ये जोब की सरफेस की फ्लैटनेस समतलता चेक करने हेतु काम में ली जाती है। तो ध्यान से देखिए, सीधी रेखा में मापने के लिए जो मापी जाने वाली जो माप होती है, यह आपकी रेखीय माप कहलाती है। कौन सी कहलाती है? रेखीय माप कहलाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा बी, आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, डिवाइडर का साइज निर्धारित किया जाता है। ध्यान से देखिए, डिवाइडर जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत, अर्थात अपनी जो थॉर्टिकल के अंतर्गत जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी दोनों टांगे जो होती हैं, वो दोनों टांगों की आगे की जो पॉइंट होता है वहां पर एक निडल अर्थात नुकीला भाग होता है। कैसा भाग होता है? नुकीला भाग होता है, अर्थात दोनों टांगे सीधी होती हैं। क्या होती हैं? सीधी होती हैं। इस प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो रिवेट की सहायता से, किसकी सहायता से? रिवेट की सहायता से जुड़ा हुआ रहता है। इसका साइज कहां से लिया जाता है? तो ध्यान से देखिए, डिवाइडर का साइज निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रिवेट के सेंटर से लेग के पॉइंट तक। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बताया ऑप्शन नंबर ए में कि रिवेट का जो सेंटर है यहां से लेकर लेग के पॉइंट तक साइज निर्धारित किया जाता है। तो ये आपका आंसर जो होगा, ये आपका करेक्ट आंसर ही होगा। ठीक है ना, ये जो आंसर है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा था आपका रिवेट की मोटाई से। देखिए, रिवेट की मोटाई के अनुसार आपका रिवेट जो होता है उसकी मोटाई के अनुसार किसी भी प्रकार से इसका साइज निर्धारित नहीं किया जाता। सी ऑप्शन था रिवेट की धातु सी। देखिए, रिवेट की जो धातु होती है वो अपने इसके ऊपर किसी प्रकार से कोई डिपेंड नहीं करता। इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। तो करेक्ट जो आंसर है साथियों, ये आपका होगा प्रथम जो ए ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। रिवेट के सेंटर से लेग के पॉइंट तक। नोट कीजिए कि रिवेट का जो सेंटर होता है इससे लेकर लेग के पॉइंट की जो टोटल लेंथ होती है उससे इसका साइज निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बोर माप लेने हेतु, ठीक है ना, किसी बोर की, ध्यान से देखिए, किसी बोर की माप लेने हेतु प्रयोग किया जाता है। देखिए, कोई भी जो होल होता है, कोई भी जो होल होता है, ठीक है ना, अर्थात
कोई बोर जो होता है उसकी माप लेने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी है आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन नंबर सी है जेनिक कैलिपर, जबकि डी ऑप्शन आपका है ए एंड बी। तो देखिए किसी भी गोल आकार का कोई बोर होता है उसका जो इंटरनल व्यास होता है साथियों, इंटरनल जो व्यास होता है, इस व्यास का मापन करने के लिए, अंदरूनी माप लेने के लिए आपका इनसाइड कैलिपर काम में लिया जाता है। कौन सा कैलिपर काम में लिया जाता है? इनसाइड कैलिपर काम में लिया जाता है। तो नोट कीजिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इनसाइड जो कैलिपर है जिसकी सहायता से किसी भी बोर का इनसाइड माप लिया जाता है। अगर बात यहां पर यह आई कि किसी भी बोर का या किसी वस्तु का आउटसाइड डायमीटर बाह्य व्यास ज्ञात करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर करेक्ट होता आउटसाइड कैलिपर का आपका करेक्ट होता। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी बोर का क्या पूछा गया है? इंटरनल, ठीक है ना। क्या पूछा गया? बोर का माप लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, प्रिंक पंच का पॉइंट कौन होता है? देखिए पंच जो होते हैं यह आपकी हाई कार्बन स्टील से बने हुए रहते हैं। ध्यान से देखिए पंच कैसे होते हैं भाई? हाई कार्बन स्टील से। इस प्रकार की आकृति के जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी बॉडी के ऊपर नलिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। आगे का जो पॉइंट होता है यह आपका बॉडी व शैंक बोलते हैं, इसको पॉइंट बोला जाता है। ये इसका क्या होता है? हेड बोला जाता है। ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये आपका क्या कहलाता है साथियों? पंच कहलाता है। क्या कहलाता है? पंच कहलाता है। देखिए प्रैक्टिकल जो लैब है आपकी, प्रायोगिक जो लैब है, वर्कशॉप के अंतर्गत आप लोग जब जॉब बनाते हो उस कंडीशन में आप लोग पंच का प्रयोग कहां पर करते हो भाई? किसी भी धातु की जो टुकड़ा होता है, धात्विक जो टुकड़ा होता है जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं साथियों? जोब बोलते हैं, ठीक है ना। तो जोब बनाते समय कोई भी जो मार्किंग लाइन होती है, ठीक है ना, किसी भी मार्किंग लाइन को पक्का करने के लिए, ठीक है ना, हैमर की सहायता से क्या करते हो आप लोग? इसको स्थायी करने के लिए, पक्का करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पंच का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहां पर पूछा क्या गया है कि पंच कौन सा? प्रिंक पंच, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि प्रिंक पंच का पॉइंट कौन होता है? तो नोट कीजिए आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट पंच आपका प्रिंक पंच जो है जिसका पॉइंट कौन होता है? 30 डिग्री। सेंटर पंच जो होता है जिसका पॉइंट कौन होता है? 90 डिग्री। डॉट पंच जो है जिसका पॉइंट कौन होता है आपका? 60 डिग्री, ठीक है ना। प्रिंक पंच 30 डिग्री, सेंटर पंच 90 डिग्री, डॉट पंच 60 डिग्री। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रिंक पंच का जो पॉइंट कौन होता है? ये आपका होता है 30 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर में इंच होते हैं। ध्यान से देखिए लेंथ से यानी कि मेजरमेंट से रिलेटेड है कि 1 मीटर में इंच कितने होते हैं। पहला ऑप्शन है 39.37 यानी 39.37 इंच। बी ऑप्शन है 37.39 इंच। सी ऑप्शन है 40 इंच और डी ऑप्शन आपका 100 इंच यानी कि 100 इंच। तो साथियों आपको पता है कि 1 मीटर में अगर आपको सेंटीमीटर की संख्या पूछी जाए तो कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आप लोगों को 1 मीटर में इंच की संख्या पूछी जाए तो नोट कीजिएगा 39.37 इंच आपके करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो 1 मीटर में अगर इंच की संख्या जो पूछी जाए ये आपकी होती है 39.37। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है 21 यानी कि 21 कि निम्न में से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग संपन्न की जाती है। यानी कि जो आपको क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है कि मार्किंग जो लाइन होती है, मार्किंग जो रेखा होती है, उसको स्थायी संपन्न किस औजार के द्वारा किया जाता है, जो आपको दिया गया है ऑप्शन में।
प्रथम ए ऑप्शन है आपका स्क्राइबर। तो आपको पता है कि स्क्राइबर एक प्रकार का तार होता है, ठीक है, और उसके द्वारा क्या की जाती है भाई, उसके द्वारा मार्किंग लाइन खींचने का कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका डिवाइडर। तो डिवाइडर जो होता है ये एक प्रकार का माप को स्थानांतरण करने के लिए अर्थात एक सीधी रेखा के अंतर्गत माप को समान भागों में डिवाइड करने के लिए काम में लिया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। अगला है आपका मार्किंग प्लेट द्वारा। मार्किंग जो प्लेट होती है यह आपकी जो आपका मार्किंग करने के लिए जो मार्किंग टेबल होती है उसके ऊपर रखी जाती है, जो वर्गाकार या आयता आकार की होती है, जिसके ऊपर यूनिवर्सल सरफेस गेज अर्थात वी ब्लॉक एवं एंगल प्लेट्स जो होती हैं उसको रखकर मार्किंग करने का कार्य संपन्न किया जाता है। अगला ऑप्शन है आपका पंच के द्वारा, ठीक है। तो नोट कीजिए, देखिए निम्न में से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग संपन्न की जाती है। तो पंच जो होता है जिसके द्वारा मार्किंग जो रेखाएं होती हैं उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 10 डेसीमीटर में मीटर होते हैं। ध्यान से देखिए 10 डेसीमीटर में मीटर होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है आपका 10 मीटर और ऑप्शन नंबर सी है 1 मीटर एंड डी ऑप्शन है आपका 1000 मीटर। तो ध्यान से देखिए 1 मीटर के अंतर्गत, ठीक है ना, 1 मीटर में जस्ट मैंने अभी बताया था आपको 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 100 सेंटीमीटर होते हैं। जबकि 1 डेसीमीटर में प्यारे विद्यार्थियों कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं साथियों, 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो नोट कीजिए, देखिए 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 10 डेसीमीटर हैं, जबकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 100। तो 1 डेसीमीटर बराबर कितने, 10, कितने हुए भाई, 10 क्या हुए सेंटीमीटर। तो 10 डेसीमीटर बराबर क्या हो गया, 1 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो 10 डेसीमीटर के इक्वल टू क्या हो गया आपका, 1 मीटर हो गया। तो नोट कीजिए कि 1 मीटर के अंतर्गत, ध्यान से देखिए 10 डेसीमीटर में मीटर होते हैं। तो 10 डेसीमीटर का मतलब क्या हुआ भाई, 1 मीटर हुआ। 10 डेसीमीटर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर। 1 डेसीमीटर मिलाकर 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर को मिलाकर के तैयार होता है। ध्यान से देखिए 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10। तो 1 मीटर में सेंटीमीटर आपको पता है 100 होते हैं। तो जब 10 डेसीमीटर मिलते हैं तो आपके कितने सेंटीमीटर बनाएंगे भाई, 10 गुणा 10 बराबर 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बनाएंगे, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर के बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में डेसीमीटर कितने हुए साथियों, 10 डेसीमीटर आपके करेक्ट हुए। तो ध्यान से देखिए कि 10 डेसीमीटर में कितने मीटर हुए, 10 डेसीमीटर इक्वल टू कितने मीटर हुए भाई, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर बोले तो आपका 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बोले तो आपका 1 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कि 100 मीटर। तो 100 मीटर तो होता नहीं। ऑप्शन नंबर बी है आपका 10 मीटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका है 1 मीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं भाई, 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में अगर सेंटीमीटर आपको पूछा जाए कि 1 मीटर में सेंटीमीटर पूछो तो आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। जबकि 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर की संख्या पूछी जाए तो आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो नोट कर लीजिए, ये आपका काफी बार एनसीईआरटी एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट के भाग होते हैं। कॉम्बिनेशन जो सेट होता है इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है कि कॉम्बिनेशन जो सेट है उसके जो मुख्य भागों के नाम जो आपको याद रहने चाहिए साथियों। अगर नहीं है तो याद हो जाएंगे साथियों। ध्यान से देखिए, आप कंटिन्यूटी के साथ वीडियो को वॉच करते रहना और साथ के साथ नोटबुक के अंतर्गत आप लोग ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिखते रहिए, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन सेट के भाग होते हैं। आपका जो कॉम्बिनेशन सेट होता है एक स्केल के ऊपर, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की एक स्केल होती है, ठीक है ना। उसके एक भाग के ऊपर यहां पर क्या लगा हुआ रहता है भाई, प्रोट्रैक्टर हेड।
मध्य भाग में क्या होता है भाई, सेंटर हेड, एक होता है आपका स्क्वायर हेड, ठीक है ना, एक क्या होता है आपका स्क्वायर हेड। तो नोट कीजिए कॉम्बिनेशन सेट के भाग होते हैं, प्रोट्रैक्टर हेड होता है, स्क्वायर हेड होता है, अर्थात सेंटर हेड होता है। तो मुख्य रूप से आपके कौन से होते हैं, तीनों भाग जो क्वेश्चन में दिए गए हैं ऑप्शन के अंतर्गत, तो वो सभी जो मुख्य भाग होते हैं किसके, कॉम्बिनेशन सेट के होते हैं। तो डी आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंच निम्न धातु से निर्मित होते हैं, कि पंच जो होता है उसकी धातु क्या होती है, मटेरियल क्या होता है, किस मटेरियल की सहायता से पंच को बनाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पीछे का जो क्वेश्चन था उसमें था कि प्रिंक पंच का पॉइंट कोण कितने डिग्री का होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अर्थात ये जो आपका यहाँ पर पंच की मटेरियल के बारे में पूछा गया, धातु के बारे में पूछा गया। तो नोट कीजिए कि अब कीजिएगा कि पंच की अगर धातु की बात करें तो आपका आंसर होना चाहिए हाई कार्बन स्टील। कौन सी मटेरियल होती है भाई, हाई कार्बन स्टील। तो पंच निम्न धातु से निर्मित होता है, हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील, कास्ट आयरन, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, हाई कार्बन स्टील आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर है 25, निम्न में से कौन सा एक मृदु हथौड़ा का प्रकार नहीं है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सा एक मृदु हथौड़े का प्रकार नहीं है, यानी कि सॉफ्ट हैमर का टाइप्स कौन सा नहीं है। तो प्लास्टिक हैमर, तो ध्यान आपको पता है कि प्लास्टिक हैमर को क्या बोलते हैं अपन लोग, सॉफ्ट हैमर बोलते हैं। नायलॉन हैमर, नायलॉन भी आपका सॉफ्ट हैमर की श्रेणी में आता है। रबर का हैमर, यह भी आपका सॉफ्ट श्रेणी के अंतर्गत आता है। कला जो हैमर है ये आपका सॉफ्ट श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्ला हैमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मृदु जो हथौड़ा है, सॉफ्ट जो हैमर है वो कौन सा नहीं आपका इस श्रेणी के अंतर्गत है, क्ला हैमर आपका सॉफ्ट हैमर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों कि डॉट पंच का पॉइंट कौन होता है। तो पीछे का जो क्वेश्चन था उसी के अनुरूप देखिए, पीछे के क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि प्रिंक पंच का पॉइंट कौन पूछा गया था, किसका पूछा गया था, प्रिंक पंच का पॉइंट कौन। तो आपको पता है कि प्रिंक पंच जो है जिसका पॉइंट कौन 30 डिग्री है। सेंटर पंच की बात करें तो सेंटर पंच का पॉइंट कौन कितने डिग्री का है प्यारे विद्यार्थियों, 90 डिग्री का है। जबकि डॉट पंच जो है जिसका पॉइंट कौन कितने डिग्री का है साथियों, 60 डिग्री का होता है। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि डॉट पंच का पॉइंट कोण जो होता है ये आपका 60 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिए कि स्ट्रेट जो एज होता है उसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्ट्रेट एज आपका जो एक फ्लैट होती है लंबी, ठीक है, और ये जो फ्लैट होती है लंबी एक ब्लेड होती है जिसको स्ट्रेट एज के नाम से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि जोब की लंबाई मापने हेतु किया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका सतह की समतलता मापने हेतु किया जाता है। सी ऑप्शन आपका है टेपर सतह की कोण मापने हेतु किया जाता है। डी ऑप्शन आपका है कि इनमें से उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्ट्रेट एज जो होता है अपन लोग क्या करते हैं कि ट्राई स्क्वायर जो होता है, ट्राई स्क्वायर की सहायता से किसी भी जॉब की समतलता मापने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है ना। छोटे जॉबों की समतलता मापने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्ट्रेट एज जो होता है, ये लंबे जो जॉब होते हैं उसको मापन हेतु, उसकी समतलता मापन हेतु अपन लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। तो बी जो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा कि सतह की समतलता मापने हेतु, ठीक है ना, सतह की समतलता मापने हेतु जॉब की लंबाई नहीं मापी जाती, टेपर सतह की भी समतलता नहीं स्ट्रेट एज के द्वारा मापी जाती है, सतह की समतलता मापने हेतु स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है। ध्यान से देखिए कैलिपर का जो साइज कहां से नोट किया जाता है, टांगों की लंबाई द्वारा,
बी ऑप्शन है रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई द्वारा, सी ऑप्शन है मापी जाने वाली अधिकतम दूरी द्वारा, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैलिपर जो होता है यह आपका इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इस प्रकार का आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लैग की जो पॉइंट होते हैं वो बाहर की तरफ घूमे हुए रहते हैं। एक जो आपका कैलिपर होता है जिसके लैग की जो पॉइंट होते हैं वो अंदर की तरफ घूमे हुए रहते हैं, मुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इसको अपन लोग बोलते हैं भाई इनसाइड कैलिपर। कौन सा कैलिपर बोला जाता है? इनसाइड। इसको बोला जाता है आउटसाइड। एक कैलिपर होता है जिसकी एक टांग सीधी होती है जबकि दूसरी टांग जो होती है वो 45 डिग्री के कोण के ऊपर अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है। इसका नाम होता है जेनी कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट अर्थात लंगड़ा कैलिपर। तीन नाम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो कैलिपर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। अपन लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि साधारण कैलिपर का साइज कहां से लिया जाता है। तो कैलिपर का जो साइज होता है प्यारे विद्यार्थियों, साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है रिवेट के सेंटर से पॉइंट तक की जो सीधी दूरी होती है वहां से इसका साइज निर्धारित किया जाता है। तो बी जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई द्वारा व्यक्त किया जाता है कि रिवेट के सेंटर से नोक तक की जो लेंथ होती है इससे इसका साइज निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रिवेटिंग कार्य में हैमर का प्रयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, नोट लगा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम के अंतर्गत अर्थात आपकी जो कंपटीशन एग्जाम्स है वहां पर भी ये क्वेश्चन जो है मैकेनिकल जो ट्रेड है आपकी फिटर डीजल मैकेनिक अर्थात जो प्लम्बर ट्रेड है, अदर जो मैकेनिकल ट्रेड है वहां पर काफी बार ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है रिवेटिंग कार्य में हैमर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका स्ट्रेट पिन हैमर, बी ऑप्शन आपका क्ला हैमर, सी ऑप्शन आपका क्रॉस पिन हैमर, जबकि डी ऑप्शन आपका है बॉल पिन हैमर। तो ध्यान से देखिए, जिस हैमर का पिन जो होता है वो बॉल होता है, गोल होता है, उसकी सहायता से रिवेटिंग वर्क के अंतर्गत रिवेट को क्या किया जाता है, ठोकने व पिटने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा कि रिवेटिंग वर्क में रिवेटिंग कार्य के अंतर्गत बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हैमर का साइज निर्धारित किया जाता है। तो हैमर जो है हथौड़ा जो होता है उसका साइज कहां से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका पिन का आकार व भार, ऑप्शन नंबर बी है आपका हैमर की संपूर्ण लंबाई द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है लंबाई व भार की द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका है हैमर के आई होल के आकार के द्वारा साइज व्यक्त किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हैमर जो है इसका आकार आपका कहां से निर्धारित किया जाता है। तो देखिए हैमर आपका होता है इस प्रकार का होता है, हैमर आपका इस प्रकार का होता है जो कि ये जो भाग होता है जिसको बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों चिक, और इस भाग को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फेस। ये भाग होता है जिसको कहा जाता है पिन, जबकि जहां हैंडल फिट होता है जिसको कहा जाता है आई होल कहा जाता है। पीछे की तरफ जो आई होल में जो आपका हैंडल फिट होता है इसको कहा जाता है हैंडल कहा जाता है। अर्थात ये जो हैंडल होता है ये आपका लकड़ी का या प्लास्टिक का हो सकता है। अर्थात आई होल का आकार के बारे में अगर पूछा जाए तो नोट कीजिएगा हैमर का आई होल अंडाकार आकार का होता है। कैसा आकार का होता है, अंडाकार आकार का होता है। अगर आपको पूछा जाए कि हैमर जो होती है उसका कौन सा भाग जो होता है जिसको सॉफ्ट रखा जाता है, हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता है। तो देखिए धातु की अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो धातु होती है कास्ट स्टील या फिर होती है आपकी कार्बन फोर्ज कार्बन स्टील। ठीक है साथियों, फोर्ज कार्बन स्टील इसकी मटेरियल होती है। साइज की बात करें साथियों
तो साइज लिया जाता है इसका पिन का जो आकार होता है इसके द्वारा, यानी कि किस आकार का पिन होता है, अर्थात हैमर का जो भार होता है इसके द्वारा इसका साइज निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका पिन का आकार व भार के द्वारा, नोट कीजिएगा कि पिन का आकार व भार के द्वारा इसका साइज निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना। अगले पिन का आकार व भार द्वारा एक आपका यहां से क्वेश्चन बनता है कि हार्ड व टेम्पर किस भाग को किया जाता है, कि हैमर का कौन सा भाग होता है जिसे हार्ड व टेम्पर किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी नोट कीजिएगा, पिन व फेस वाले भाग को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है कि हैमर का कौन सा भाग होता है जिसे सॉफ्ट रखा जाता है। तो चिक वाला जो भाग होता है इसको क्या रखा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, सॉफ्ट रखा जाता है, मुलायम रखा जाता है। तो हैमर का साइज निर्धारित किया जाता है, नोट कीजिएगा पिन का आकार व भार के द्वारा इसका साइज निर्धारित किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपकी जो जेएस टेक्निकल स्टडी चैनल के अंतर्गत आईटीआई की जो फिटर ट्रेड है, डीजल मैकेनिकल है, उसकी जो आने वाले एनसीईआरटी की जो एग्जाम है उसके अंतर्गत आपको क्रमागत रूप से एमसीक्यूज जो है वो आपको क्रमागत रूप से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। धन्यवाद साथी।